मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा है, तो दूसरी तरफ उन्होंने जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले पूर्व कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर और धवल सिंह झाला आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। आयकर विभाग ने मायावती के भाई और बीएसपी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार पर बेनामी संपत्ति को लेकर शिकंजा कसते हुए उनके 400 करोड़ कीमत के प्लॉट को जब्त कर लिया है और इसरो ने ऐलान किया है कि चंद्रयान 2 को सोमवार 22 जुलाई की दोपहर 2:43 पर लॉन्च किया जाएगा, जिसे तकनीकी खराबी की वजह से 15 जुलाई को रोक दिया गया था। और आइए अब करते हैं खबरों की शुरुआत विस्तार से। बिहार की सबसे पहले बात करते हैं, जहां दरभंगा में बाढ़ ने वो कहर बरपाया है कि लोगों के लिए मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही हैं। दरभंगा समेत राज्य के कई जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 9 जिलों के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ ने रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है, लेकिन दरभंगा में हालात बदतर होते जा रहे हैं। जहां गांव के गांव जलमग्न नजर आए, बांध का पानी पूरी गति से गांव में घुसा और डरे सहमे लोग बाढ़ की भयावह लीला देखते रहे। पहले गरीबों की झोपड़ियां टूटी, फिर पक्के मकान भी पानी में गिर गए। घरों में, दुकानों में, यहां तक कि आटा पीसने वाली चक्की में भी बाढ़ के पानी ने जगह बना ली। इसके बाद लोगों के पास एक ही रास्ता था, गांव ठिकाना छोड़कर लोग अपने बचे खुचे सामान के साथ सुरक्षित जगह की तलाश में निकलने लगे। साल भर कमर तोड़ मेहनत कर जिंदगी की कुछ जरूरतें जुटाई थी, लेकिन बाढ़ ने पानी फेर दिया। इस आपातकाल में एक जर्जर पुरानी नाव के सहारे जिंदगी किस तरह किनारे लगेगी, इसका पता किसी को भी नहीं था। दरभंगा के इस इलाके में जहां भी नजर जाएगी, दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ लोगों को पीने के लिए पानी तक मैसर नहीं है। पानी पिए के सबसे पहले दिक्कत है। सबसे पहले चमन के लोग के पिए वाला पानी की व्यवस्था हवा के चाहिए, जेकर सरकार तरफ से कोई सुध लेना। दरभंगा के लोगों पर आफत हर तरफ से टूट रही है। बाल बच्चों और परिवार के लिए एक आदमी पीने का पानी लाने के लिए साइकिल पर निकला था, लेकिन रास्ते में ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ऐसे माहौल में खाना पीना मुश्किल और जिंदगी सस्ती हो गई। ऐसा नहीं है कि प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है, लेकिन सच ये भी है कि बाढ़ से निपटने की जैसी तैयारी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। इस इलाके में बागमती, कमला और कोसी जैसी नदियां उफान पर हैं। में प्रशासन के कुछ लोग आए हैं जो सर्वे कर रहे हैं, लेकिन सर्वे में ही व्यवस्था होना चाहिए और इसके लिए हम लोग एसडीओ साहब से बात भी किए हैं। मोटर बोट के जरिए जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाकर उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी है। कुछ नहीं, हमारा मदद कुछ नहीं, कुछ नहीं डाला। अपने गांव से निकले लोगों ने शरण लेने के लिए हाईवे, स्कूलों और रेलवे पटरियों पर तंबू लगा लिए हैं, जहां न तो खाने का इंतजाम है और न ही ढंग से सोने का। हम लोग को सुतने की भी जगह नहीं मिल रहा है, सब घर में पानी ढुका हुआ है। हम लोग कहाँ जाकर के देंगे? तनी स्कूल है तो 10 को जनानी। खेत खलिहान डूब गए, रास्तों का पता नहीं चल रहा। महिलाओं और बच्चों को कहां रखें, क्या खिलाएं, इसका जवाब भी लोगों के पास नहीं है। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से सिर्फ दरभंगा में अभी तक आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जो जिंदा हैं वो भी सरकार के रवैये से नाराज होकर मौत देने की फरियाद कर रहे हैं। इससे अच्छा हम लोग को जहर खिला दीजिए, हम लोग मर जाएंगे, इसे सब धंधा छोड़ दो। हालांकि बाढ़ से जूझ रहे लोगों ने पूरी तरह से हार नहीं मानी है। जान और माल की सुरक्षा के लिए वहां जंग जारी है। लेकिन बाढ़ ने एक बार फिर बिहार के सरकारी और प्रशासनिक इंतजाम की पोल खोल दी है। बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और उनकी तकलीफों को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस बीच मुजफ्फरपुर से आई एक तस्वीर ने झकझोर कर रख दिया। वहां अपनी मां के साथ नदी में नहाने गए 3 भाई बहन डूबकर मर गए। लेकिन ये तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। 3 मासूमों के शव देखकर वहां शोक की लहर दौड़ गई। आंखें बंद किए हुए अपने जिगर के टुकड़ों को देखकर मां दहाड़े मारकर रो पड़ी। रीना नाम की महिला अपने 4 बच्चों के साथ नदी में नहाने गई थी। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है और इसी की एक धारा इस इलाके में बहती है। बताया जा रहा है कि महिला नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, तभी उसका छोटा सा बच्चा नदी के पानी में फिसल गया। महिला बच्चे को बचाने के लिए नदी में उतरी, लेकिन बहने लगी। मां को डूबता देख तीनों बच्चे भी नदी में उतर गए, लेकिन वो नदी की तेज धारा में डूब गए। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने महिला और उसके बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की। महिला और उसकी एक बेटी को तो बचा लिया गया, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद नदी से 3 बच्चों के शव ही निकाले जा सके। मासूमों की मौत से इलाके में मातम है। परिवार को सांत्वना देना भी मुश्किल काम साबित हुआ। और इन मासूमों की मौत की खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल है। प्रशासन के मुताबिक मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन इस बीच बूढ़ी गंडक में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
जिसकी वजह से वहां कई इलाके पानी में डूब गए। गंडक में पानी अचानक बढ़ने से बड़ी तादाद में लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। लोग अपने घरों में दुबके हुए राहत का इंतजार करते रहे। एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो धीरे धीरे फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन मोटर बोट की अपनी सीमाएं हैं, लिहाजा कुछ लोगों के हिस्से में सिर्फ उम्मीद आई। घर की छतों पर इंतजार करते लोगों को एनडीआरएफ ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही उन्हें भी निकाल लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के इस इलाके में गांव के नामो निशान मुश्किल से बचे। ज्यादातर घर डूब गए हैं और जो बचे हैं वो ढहने की कगार पर हैं। पहले बागमती ने कहर बरपाया और अब गंडक की बारी है। हमारी समस्त टीम जो अंचलाधिकारी सब लोग हम लोग आज तटबंध का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। तटबंध की सुरक्षा सबसे प्राथमिकता है हमारी। तटबंध के अंदर में रहने वाले कुछ गांवों में पानी भर गया है। लोग नाव के सहारे जिंदगी का रास्ता तलाश रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ घर छोड़कर ऊंची जगहों पर चले गए। बसेरा आजकल सड़कों पर बने तंबुओं में है, जहां खाने पीने का कोई खास इंतजाम नहीं है। बस इतना भरोसा है कि यहाँ रहे तो पानी में डूबकर नहीं मरेंगे। सारा तहा गया, पानी उन्हीं से भरा हुआ है घर में। और 2 बकरी पटवाई वो लेके मैं यहाँ हो रही हूँ 5 दिन से। प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम बाढ़ के खतरे को समझ रही है। जहां तक मुमकिन है लोगों को मदद दी जा रही है। बाकी लोग भगवान के भरोसे हैं, क्योंकि गंडक में पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। तटबंध टूटने का खतरा है और जाहिर है सरकार के पास इसके लिए कोई पुख्ता तैयारी नहीं है। उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या नई नहीं है। इस साल भी नेपाल में मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार के करीबी जिलों में बाढ़ ने कहर ढाया है, क्योंकि तराई इलाकों में तेज बारिश के बाद नेपाल में वीरपुर बैराज के गेट खोल दिए गए। इसकी वजह से बिहार की कमला, कोशी, बूढ़ी गंडक और बागमती जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और इसके बाद दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में बाढ़ आ गई। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में बाढ़ की वजह से अब तक 26 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 33 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 26 टीमों और 796 मानव बल को लाया गया है। साथ ही 125 मोटर बोट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दिल्ली में मंगलवार रात से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बदरपुर बॉर्डर पर प्रहलादपुर अंडरपास के पास घुटनों तक पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को एक ट्रैक्टर वाले ने 10 रुपए लेकर पानी में डूबा हुआ अंडरपास पार कराया। और साथ में कई राहगीरों की बाइक और स्कूटी को भी ट्रैक्टर पर लादकर अंडरपास के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाया। मंगलवार रात को हुई बारिश के बाद प्रहलादपुर अंडरपास के नीचे 3 से 4 फीट तक पानी भर गया था, जिससे सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लिहाजा इन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला आगे आया और अपनी गाड़ी पर लोगों को बैठाकर गंदे पानी से लबालब भरे बरसाती नाले को पार करवाया। ये कौन सा जगह है? ये प्रहलादपुर पुल के नीचे। अच्छा, कितने पर सवारी ले रहे हो? 10 रुपए। 10 रुपया। बाइक अलग और या बाइक का अलग। इलाके के लोगों के मुताबिक प्रहलादपुर अंडरपास हर साल बारिश के मौसम में ऐसे ही पानी से लबालब भर जाता है और वहां पर थोड़ी देर की बारिश लोगों के लिए मुश्किलें ले आती है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी अधिकारी का इस पर कोई ध्यान नहीं जाता, जिसका खामियाजा अंडरपास से गुजरने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। इस बार भी अंडरपास में पानी भर जाने से लोगों को कई घंटे जाम में फंसना पड़ा। ये तो इतना गंदा है कि 10 मिनट अगर बरसात हो गई घड़ी लगा के तो 10 मिनट के अंदर ये रास्ता बंद है। सीवर का पानी सब गंद इकट्ठा होता है। लोगों को कितना दिक्कत होता है? बहुत ज्यादा परेशानी। ट्रैक्टर वाले 100 रुपए में भी छोड़ते हैं। प्रहलादपुर पुल फरीदाबाद और मेहरौली इलाके को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है। बावजूद इसके न ही हरियाणा और न ही दिल्ली सरकार हर साल अंडरपास में होने वाली जलभराव की समस्या को दूर कर पाते हैं। हमेशा ही होता है बरसात में। 2 दिन सब कुछ रहता है, 2 दिन बाद सब खत्म हो जाता है। क्या इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए? ये तो सरकारी जाने, हम आम जनता को तो परेशानी हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार और एमसीडी ने भी बारिश से पहले हर तरह के काम को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने दिल्ली में एमसीडी के दावों की पोल खोल कर रख दी। गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर और उनके साथी विधायक धवल सिंह झाला बीजेपी में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता अभियान प्रभारियों के साथ बैठक की। खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद को प्रियंका गांधी सुलझाएंगी। बिहार के नालंदा में पढ़ाई के लिए डांटने पर इंटर की एक छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
उसका बाद पढ़े ला बोला कि पढ़ो कम से पैसा दे रहे हैं। कौन क्लास में पढ़ती थी? बिहार के बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने बाढ़ और सूखा से त्रस्त बिहार को उबारने के लिए त्रैमासिक वर्षावास काल के दौरान विशेष पूजा अर्चना करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के धार में स्वास्थ्य विभाग ने ग्राम करौली में झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 क्लिनिक सील कर बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां जब्त की। नहीं, इसमें FIR की ही कार्रवाई का प्रावधान है और इसमें हम निश्चित रूप से FIR के लिए संबंधित थाना में हम आवेदन देते हैं और उसमें समय समय पर उनका हम मॉनिटरिंग भी करते हैं, लेकिन वो किस स्तर पे ये नहीं हो पा रहा है, इसको हम लोग देख लेंगे। कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन इसमें FIR हम लोग कराने के लिए संबंधित थाने को हम भेजते हैं। MP के होशंगाबाद में NGT की रोक के बावजूद तवा नदी में रेत का अवैध खनन करते हुए पुलिस ने 3 पोकलेन, 16 डंपर और एक JCB जब्त किए। MP के हरदा में कृषि मंडी में समर्थन मूल्य नहीं मिलने से नाराज किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। साथ ही कोई भी फसल समर्थन मूल्य से कम रेट पर नहीं बिकना चाहिए, जो कि आज मंडियों में बिक रही है। तो हमारे ये लड़ाई का बहुत बड़ा मुद्दा ये रहेगा। अभिनेता एजाज खान को मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में विवादित वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से मुलाकात कर राज्य में उनकी फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने के लिए धन्यवाद दिया। ब्रिलियंट टीचर, ये बढ़ाएंगे आज से आप लोगों को। अक्षय कुमार की नई फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसे रिलीज के साथ ही काफी पसंद किया गया। It's impossible. The chances of this mission succeeding is less than 1%. जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में जैन समाज की ओर से बनाए जा रहे कीर्ति स्तंभ को हटाए जाने पर खूब हंगामा हुआ। दूसरी तरफ कीर्ति स्तंभ को नगर निगम के अमले ने अतिक्रमण करार दिया और देर रात कीर्ति स्तंभ का ऊपरी हिस्सा जैसे ही मशीनों के जरिए नगर निगम के अधिकारियों ने गिराया, वैसे ही जैन समाज के लोग बड़ी तादाद में सिविक सेंटर पहुंच गए और प्रदर्शन करते हुए पुलिस से भिड़ पड़े। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने मई 2018 में नगर निगम का एक अनुमति पत्र भी दिखाया, जिसमें कीर्ति स्तंभ के निर्माण की बात कही गई। लेकिन इसके बाद भी जब प्रशासन के लोग नहीं माने तो जैन समाज के लोगों ने मौके पर मौजूद निगम अधिकारियों का घेराव किया और वहीं पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ता देख प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बिगड़ते हालात को काबू में करने की कोशिश करने लगे। लेकिन इसके बाद भी जब लोग नहीं माने तो आनन फानन में JCB मशीनों को हटाकर कीर्ति स्तंभ हटाने की कार्रवाई रोक दी गई। इस बीच जैन समाज के लोगों ने निगम अधिकारियों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और नगर निगम के उपायुक्त और अपर आयुक्त पर FIR भी दर्ज करवा दी। रात के अंधेरे में कीर्ति स्तंभ तोड़ा, हफ्तों सब हो गई, ये महीनों से कार्य चल रहा है। नीचे कीर्ति स्तंभ के जो पार्ट रखे थे वो तक तोड़े गए, जो उनकी मानसिकता दर्शाती है। फिलहाल पुलिस की ओर से जैन समाज की FIR दर्ज कर ली गई है और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अमेरिका के मैरीलैंड में एक छोटा प्लेन अचानक समंदर में गिर गया, जिसके बाद समंदर किनारे खड़े लोग घबराकर भागने लगे तो कुछ ने वहीं खड़े होकर इस नजारे को देखा और अपने कैमरे में कैद कर लिया। जिसके 50 साल पूरे होने पर दुनिया भर के लोग अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग को अपने अपने तरीके से याद करने में जुटे। इटली में भी नील आर्मस्ट्रांग को याद करने के लिए कलाकार डेरियन गैब्रियल ने एक खेत में उनकी तस्वीर ट्रैक्टर से बनाई। खास बात यह है कि नील आर्मस्ट्रांग की तस्वीर उस वक्त बनाई गई जब सुबह के वक्त आसमान में चांद हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। खेत में नील आर्मस्ट्रांग की तस्वीर के साथ 21 जुलाई 1969 भी लिखा था, जिस दिन उन्होंने चांद पर कदम रखा था। इसके बाद तस्वीर बनाने वाले कलाकार डेरियो गैब्रियल ने कैमरे से अपना वीडियो भी बनाया, जिसमें खेत में बनाई गई तस्वीर धीरे धीरे खुलती हुई बड़ी होती हुई दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से भारत मिशन मून के लिए तैयार हो गया है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 2 के लॉन्च होने की नई तारीख और समय दे दिया है। इसरो ने चंद्रयान 2 को अब 22 जुलाई को लॉन्च करने का फैसला किया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 को दोपहर 2:43 पर लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए इंजीनियर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 जुलाई तक न लॉन्च कर पाने की स्थिति में चंद्रयान के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत होगी। इसके अलावा चंद्रयान का लक्ष्य 1 साल तक चांद का चक्कर लगाने का है।
लेकिन सही समय पर लॉन्च न होने से ये वक्त 6 महीने तक घट भी सकता है। इसलिए इसमें जुलाई में ही लॉन्च करने की तैयारी की गई है। चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह पर भेजने के लिए पहले 15 जुलाई को पूरी तैयारी कर ली गई, लेकिन अंतिम दौर में तकनीकी समस्या आने के चलते इसकी लॉन्चिंग को 56 मिनट पहले ही रोक दिया गया था। मध्य प्रदेश के सतना में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों के लिए पहले 15 जुलाई को पूरी तैयारी कर ली गई, लेकिन अंतिम दौर में तकनीकी समस्या आने के चलते इसकी लॉन्चिंग को 56 मिनट पहले ही रोक दिया गया था। मध्य प्रदेश के सतना में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की राइफल लूट ली। मध्य प्रदेश के सतना में देर रात बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला करके 2 राइफल के साथ वायरलेस सेट भी लूट लिया। तो रास्ते में देखा ट्रक वाले ने रोक के बताया कि ऐसा ये लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे लेडीज भी खड़ी थी। हमने पूछा भाई लड़का कहाँ तुम्हारा, तो पीछे से लड़का आके सीधे हमला कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बुआई के समय बारिश नहीं होने से इलाके के किसान परेशान हैं। न परेशानी है, परेशानी पानी नहीं आवता है, कैसे कैसे रोपा लगाई में तो भाई दिखते न होवे, न तलवार न पोखरी काम में छिंचाई धुकाई करी लगाई। बिहार के जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जिले की जन समस्याओं को लेकर समाहरणालय के सामने धरना दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कुलभूषण जाधव मामले में आए आईसीजे के फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ की और कहा कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मध्य प्रदेश के सीहोर में कॉलेज के आसपास घूम रहे मंचलों को पुलिस ने सरेराह उठक बैठक कराई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चलती ट्रेन से उतरने के समय पैर फिसलने से गिरी महिला को वहां मौजूद लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए बचा लिया। जापान में एक एनिमेशन कंपनी की बिल्डिंग में आग लगने से कम 24 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। चीन के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ का पानी शहर में घुस जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को भ्रष्टाचार के आरोप में एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया। शिवसेना पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है, लेकिन उसे राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ठाणे में एमएनएस ने शिवसेना नेता संजय राउत का विरोध करते हुए अंडों का पेड़ उगा दिया, जिसमें हरी पत्तियों के बीच कई अंडे लगे हुए नजर आए। गमले में लगे इस पौधे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पानी डाला, अंडों को हाथों से पकड़कर दावा किया कि ये असली अंडे और तंज कसा गया कि अंडे इसी पौधे से आए। एमएनएस ने इस अनोखे विरोध के जरिए शिवसेना के नेता संजय राउत को घेरा। संजय राउत साहब ने जो असेंबली में पार्लियामेंट में जो कुछ अंडा और मुर्गी को शाकाहारी घोषित करो ये जो आह्वान किया है, वो आह्वान के ऊपर हम लोगों ने आज निषेध व्यक्त किया है। और आज हमने सुबह ही जो एक पेड़ को अंडा आया है, पूरा पेड़ आज अंडों से भरा हुआ ऐसा पेड़ आज हम संजय राउत साहब के घर में भेज रहे हैं। ये निषेध की वजह से, क्योंकि महाराष्ट्र में उसके अलावा बहुत गंभीर प्रश्न है जिनके बारे में संसद में राज्यसभा में आवाज उठाना जरूरी था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कुछ दिन पहले संसद में अंडे और मुर्गी का मुद्दा उठाया था और कुछ किस्से सुनाते हुए उन्होंने मुर्गी और अंडे को शाकाहारी भोजन में शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने आयुष मंत्रालय को इसे प्रमाणित करने को कहा था ताकि शाकाहारी लोगों को प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके। संजय राउत ने यहां तक दावा किया था कि आयुर्वेदिक मुर्गी और अंडा होता है, लेकिन इस बयान के बाद संजय राउत सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हुए थे और अब एमएनएस ने अंडों के पेड़ लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। यूपी के बरेली में विधायक की बेटी और उसके पति के हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगने के बाद मध्य प्रदेश के रतलाम में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। प्रेमी से शादी करने के बाद लड़की ने अपने घर वालों से खुद को असुरक्षित बताया और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, क्योंकि निहारिका मुंद्रा नाम की इस लड़की ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर आर्य समाज मंदिर में जाकर अपने प्रेमी तरुण पुरोहित से शादी कर ली। प्रेमी जोड़े के मुताबिक युवती के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लिहाजा उन्होंने खुद ही भागकर शादी कर ली। लड़की ने जब घर वालों को इसकी जानकारी दी तो उसे फोन पर ही जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने डीआईजी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। मेरे फादर से धमकी मिली है जब मैंने उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म किया था शादी के बारे में। खतरा है आपको अपनी जान का? जी मुझे लगता है हो सकता है। क्या कहा डीआई साहब ने भी आपको? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमें सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, तो मैं भरोसा करती हूँ उन पर और मैं चाहती हूँ कि मुझे तरुण को और हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान न पहुँचे। युवती के मुताबिक वो बालिग है और उसे शादी करने का पूरा हक है, लिहाजा जब बार बार कहने पर भी घर वाले नहीं माने तो उसने अपने मन मुताबिक शादी कर ली।
निहारिका ने रतलाम के कांग्रेस नेता और पूर्व उप महापौर सतीश पुरोहित के बेटे तरुण पुरोहित से 13 जुलाई को इंदौर में शादी की थी। निहारिका के मुताबिक वो दोनों एक दूसरे को स्कूल के दिनों से ही पसंद करते थे। स्कूल की मोहब्बत धीरे धीरे और परवान चढ़ी और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे का होने का फैसला करते हुए शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद युवक के घर वालों ने तो उसका साथ दिया, लेकिन युवती के घर वाले नाराज हो गए और जब उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने बालिग होने के सबूत देखकर उनका साथ दिया। अंतरजातीय विवाह उन्होंने किया है, जिसके कारण से शायद लड़की के घर वालों को ये मंजूर नहीं था। दोनों ने आके मेरे यहाँ अपने कथन दिए हैं और साथ ही साथ अपने शादी के संपूर्ण कागजात भी प्रस्तुत करे, जिसपे मैं संतुष्ट हूँ कि दोनों ही बालिग हैं और उनको विवाह करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। दोनों ने सुरक्षा की डिमांड करी, जिसके बारे में थाना प्रभारी को बुला के सूचित कर दिया गया और सुरक्षा के लिए बताया गया। पुलिस से मिले आश्वासन के बाद अब प्रेमी जोड़ा खुश है और दोनों ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए काफी उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के परिवार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने बीएसपी प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार पर शिकंजा कसा है। आयकर विभाग ने नोएडा में आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता के 400 करोड़ के प्लॉट को जब्त कर लिया है। बेनामी निषेध इकाई ने इस बेनामी प्लॉट को जब्त करने के लिए 2 दिन पहले यानी 16 जुलाई को आदेश जारी किया था। कानून के मुताबिक बेनामी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले को 7 साल कठोर कारावास की सजा और बेनामी संपत्ति की बाजार में कीमत का 25% जुर्माना भी देना पड़ सकता है। मायावती ने हाल ही में अपने भाई आनंद कुमार को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। मायावती के भाई आनंद कुमार कभी नोएडा अथॉरिटी में मामूली क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन मायावती के सत्ता में आने के बाद आनंद कुमार की संपत्ति में अचानक से तेजी से इजाफा हुआ और उनके ऊपर फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए लोन लेने के आरोप भी लगे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बीएसपी प्रमुख मायावती के भाई की बेनामी संपत्ति जब्त किए जाने पर क्या कहा, आइए दिखाते हैं। काफी पैसा या पैसे का मामला जो ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बचा रहा है, इसकी चर्चा सामान्य रूप से अगर कानून कार्रवाई करता है, ये हमेशा बड़ा सवाल होता है कि राजनीतिक पार्टियों के व्यक्तियों का, जिसकी राजनीतिक पार्टी व्यक्तियों में निहित है, उनके पास इतनी बड़ी संपत्ति में और उनके परिवारजनों के पास। बिहार में भी एक राजनीतिक पार्टी के साथ ऐसा ही हुआ और आज भी उसका परिणाम है कि उसके शीर्ष नेता जेल में हैं। तो ये राजनीतिक संकट है। बड़े राजनीतिक दलों के जो व्यक्तिगत आधारित राजनेता हैं, उनके धन के बारे में ये चर्चा का बड़ा विषय रहता है। मुंबई में फिरौती मांगने के आरोप में दाऊद का भतीजा गिरफ्तार कर लिया गया। माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान कासकर और उसके 2 साथियों को मुंबई पुलिस ने फिरौती के आरोप में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। हरियाणा के पंचकुला में कुमारस्वामी के प्रवचन कार्यक्रम में एक पुलिस अधिकारी की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया। गाजियाबाद में गंदगी फैलाने के आरोप में एक मॉल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि एक मिठाई की दुकान पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तंत्र मंत्र से जमीन में गड़े धन को निकालने का लालच देकर 82,000 की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 महिलाएं कला यादव और जो है चंदाबाई नाम की मिली हैं पुलिस को और उनके पास से जो है तंत्र मंत्र की जो है पूजा सामग्री के साथ ही साथ पीतल के जो है 2 टुकड़े जिसपे सोने की जैसा पॉलिश चढ़ा हुआ है कुछ। साथ ही में इम्पोर्टेंट ये है कि उनसे जो है अलग अलग नोटों में जो है 13,85,750 रुपए भी मिले हैं, जिसका अभी प्रथम दृष्टया ये बताया गया है कि इनका जो है जब तंत्र मंत्र करके पूजा पाठ में उपयोग किया जाता था। यूपी के मेरठ में टीपी नगर थाने के गेट पर पुलिस के तौर तरीकों से परेशान होकर एक व्यापारी ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। कार्रवाई निकल डेली आजकल करते रहे, फोन खाना नहीं है, कभी ट्रांसफर कभी कुछ। तो अब भी पापा रात शाम को 8 बजे आए थे, पुलिस थाने में रहे, बट इनकी कोई वो कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने आप परेशान होकर पुलिस प्रशासन का परेशान होकर आत्मदाह करने की कोशिश की। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक शोध छात्रा ने शिक्षा संकाय प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। यूपी के बाराबंकी जिला कारागार में डीआईजी ने भारी फोर्स के साथ अचानक छापा मारा, जिससे कैदियों में हड़कंप मच गया। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। आंख कान खोल के में वक्त हो गया अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां पेशाब के लिए ट्रेन रोक दी गई।
साथ ही दिखाएंगे कहां किन्नरों ने मचाया तांडव। हम लोग खेत पर पहुंचते हैं, वह ट्रैक्टर बिया जोतते हैं, यह तुम लाठी गोली बंदूक चल रहा है। कौन लोग थे वो लोग जो मारे थे? बहुत लोग हैं, क्या कहते हैं, 30 ट्रैक्टर वहाँ पर है। यही लड़की हमारे कौन किसका हाथ है इसमें? कौन लोग थे? प्रधान है, ठाकुर है ना, रिश्तेदारी में तो हम लोग हैं, ये जान रहे हैं, कोई हम लोग। क्या प्रधान ने आप लोग को बुलाया? हाँ, प्रधान है के तो मामला है सर। तो क्या क्या बुलाया था? बुलाया कि हम इस पर कब्जा है, तुम लोग क्या जोत रहे? ग्रामीणों का यह भी दावा है कि जमीन विवाद का मामला प्रशासन को पहले से पता था, लेकिन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये नरसंहार हुआ। 1 घंटा गोली चली है, 1 घंटा गोली चलने के बाद सब भाग जाते हैं, तो 1 घंटे के बाद वहाँ प्रशासन पहुँचता है। हम सोचते हैं कि जितने लोग 300-250 को लगभग में आए थे, जो यहाँ के प्रधान, कोमल, नीरज, धीरज, ये सब लोग हैं, उनके बहुत साथी थे। इन लोगों को सख्त से सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए। इस बीच पुलिस ने जमीन के विवाद में 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का दावा किया और अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही। 24 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो फायर किए हैं ये सब अरेस्ट कर लिए गए हैं और दो असलहे जो इसमें प्रयोग किए गए थे वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए। हालांकि इस वारदात के बाद से यूपी सरकार और पूरा पुलिस महकमा हरकत में दिखाई दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लोगों की हत्या के मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय करते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। इसके अलावा मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता का ऐलान भी किया है। दरअसल कुछ साल पहले बिहार कैडर के एक IAS अधिकारी ने यह विवादित जमीन खरीदी थी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उस वक्त भी उन्होंने इसका विरोध किया था और जमीन का कब्जा न छोड़ने को लेकर गांव का एक पक्ष अड़ा हुआ था। इसके बाद गांव के प्रधान ने एंट्री ली और साल 2017 में घोरावल कोतवाली इलाके के कूधा गांव में खुद 90 बीघा जमीन खरीदी। तब भी प्रधान विरोधी एक पक्ष जमीन पर अपना कब्जा बता रहा था, जिसकी वजह से प्रधान ने जमीन तो खरीद ली लेकिन कब्जा नहीं ले सका। हालांकि जमीनी विवाद के चलते छोटे मोटे झगड़े होते रहे, लेकिन 2 साल पहले जमीन खरीदने वाले प्रधान का सब्र अब जवाब देने लगा। लिहाजा आरोप है कि उसने जमीन कब्जाने के लिए एक योजना बनाई, जिसके चलते वो 30 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपने समर्थकों को लेकर ऊभा गांव पहुंचा और दूसरे पक्ष के लोगों को मीटिंग के लिए बुलावा भेजा। दावा है कि इससे पहले कि लोग कुछ भी समझ पाते, उसके हथियारबंद समर्थक जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए। इस बीच विरोध करने पर प्रधान पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और पूरा इलाका इस दौरान गोलियों की आवाज से गूंज उठा। हर तरफ चीख पुकार मच गई और लोग लहूलुहान होकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान 10 लोग मारे गए, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों की संख्या 200 से भी ज्यादा थी और ये हमलावर पूरी तैयारी के साथ यहां पर आए हुए थे। इस मामले में प्रधान और उसका भाई दोनों आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच रामगोपाल यादव ने सोनभद्र नरसंहार मामला राज्यसभा में उठाया और 10 लोगों की हत्या को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही साथ कहा कि योगी सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगलराज हो गया। ना जंगलराज हो कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और दावा किया कि योगी राज में कानून व्यवस्था है ही नहीं। बचे हुए हैं आप लोग, दिल्ली में आ गए रहने वाले, आप भी उत्तर प्रदेश के गए। जिस दिन आपको निशाना बनाएगा तब आपको समझ में आएगा कैमरा कहाँ गया। यानी कि आप इशारा कर रहे हैं कि यूपी में कोई सेफ नहीं है? सेफ क्या मतलब, देख ही रहे हैं। पुलिस वालों से लेके आम आदमी से लेके जो है SSP तक तो है, वो तो वहां पर मारे जाते हैं। थानों में उनके परिवारों को SSP के बंद कर दिया जाता है, दरोगाओं को मारा जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, सरेआम चप्पल मारी जाती है उनको। तो ऐसे यहाँ पे कानून व्यवस्था से आप क्या मांग करेंगे? वहाँ कानून व्यवस्था है ही नहीं। यूपी के संभल की चंदौसी अदालत में पेशी के बाद मुरादाबाद जेल लौटते समय 3 कैदियों ने सिपाहियों की आंख में मिर्च झोंकी और फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि तीनों ने कैदियों को लेकर जा रही गाड़ी में सिपाहियों से पहले राइफल भी छीनी और फायरिंग करते हुए भाग निकले, जिसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे और तीनों फरार कैदियों की तलाश करने लगे।
इस बीच कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि कैसे तीनों कैदियों ने पहले वैन की ग्रिल टेढ़ी की, इसके बाद एक सिपाही की राइफल छीनी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गाड़ी से फायरिंग हो लगी तो हाथ रोको, और जब हमारा फायर हुआ तो मैं भी सर स्टेज को करके चला गया, तो उन्हें मार ये एक निकला उसे हमने पकड़ लिया, तब तक दीवाजी मारे जो गिर गए, तो मैं डर गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद संभल समेत आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिसकर्मी बदमाशों की तलाश करने में जुटे दिखाई दिए। तीनों फरार बंदी मुरादाबाद के 2014 के चर्चित इंजीनियर अपहरण और हत्याकांड के आरोपी थे। 20 जुलाई को इस मामले में फैसला होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही तीनों कैदी 2 सिपाहियों की हत्या कर भाग निकले। हालांकि पुलिस ने कॉम्बिंग तेज कर तीनों कैदियों को जल्द पकड़ने का दावा किया। कोर्ट केसी में आए थे, चंदोसी कोर्ट में केसी के लिए, और वहां से मुरादाबाद जेल को जा रहे थे, वैन जा रही थी, जिसमें टोटल 24 कैदी सवार थे। और ड्राइवर को पीछे से गोली चलने की आवाज आई, उसने गाड़ी रोका तो देखा पीछे से जो कैदी हुए हैं उन लोगों ने उसमें 2 हमारे सिपाहियों को गोली मार दिया और यहाँ से एक राइफल लेकर के भाग गए हैं। बताया गया कि कैदियों की फायरिंग में मारे गए दोनों सिपाही बिजनौर के रहने वाले हैं, जो इन दिनों संभल पुलिस लाइन में तैनात थे। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 2 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्यस्थता कमेटी को अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा था और गुरुवार को उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी। कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का वक्त दे दिया है। मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त को सुनवाई होगी, यानी कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में मध्यस्थता आगे बढ़ाई जाए या फिर सुनवाई शुरू की जाए। इससे पहले एक याचिका देकर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को जल्द सुनवाई शुरू करने की अपील की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि मध्यस्थता की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीडिएशन कमेटी अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सबमिट करे। इसका मतलब है मीडिएशन कमेटी के सामने जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें हैं, वो 31 जुलाई तक कोर्ट के सामने रख दे और कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से करेगा। नहीं, मैं मानता हूं कि हिंदू महासभा के लिए और जितने हिंदू पक्षकार हैं और राम जन्मभूमि मामले से जुड़े हुए जितने पक्षकार हैं उनके लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि इस मामले की हमने डे टू डे सुनवाई की मांग की थी और हमने कहा था कि मीडिएशन से इस मामले का हल नहीं निकल सकता है, और यही बात आज उभर के सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखी है। और अब आपको दिखाएंगे कहां मचाया किन्नरों ने तांडव। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने उम्मीद जाहिर की है कि अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई शुरू होगी। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय की अधीनस्थ हो रहा है, उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए उसकी गोपनीयता पर, उसके प्रोसीडिंग पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि चाहे स्थिति जो भी बने, मंदिर निर्माण के पक्ष में जितना जल्द फैसला होगा देश के लिए, देश की पंथनिरपेक्षता के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। आईसीजे के फैसले के बाद विदेश मंत्रालय की 2 टूक, कहा पाकिस्तान बिना देरी जाधव मामले में भारत को काउंसलर एक्सेस देगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए कहा कि आईसीजे के फैसले के बाद पाकिस्तान को बिना किसी देरी के भारत को कुलभूषण जाधव तक काउंसलर एक्सेस देना होगा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी भरने के बाद एक बाघ मकान में घुस गया और कमरे में बेड पर आराम फरमाता दिखा। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तीनों बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस की काउंटर फायरिंग में एक बदमाश मेहरबान, जो कि 1 लाख का इनामी बदमाश है और 65 लाख की जांचा में लूट हुई थी, उसमें शामिल था, वो घायल हुआ। हमारे एसटीएफ यूनिट के 2, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल भी घायल हुए। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां मेहरबान को मृत घोषित कर दिया गया है। यूपी के बस्ती में NH-28 पर खड़े एक ट्रक में अचानक से आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। यूपी के शामली में एक दिव्यांग लड़की का रेप करने की कोशिश के दौरान उसके चीखने पर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस को सौंप दिया। को और जो युवक था उसको जो है थाने को लाया गया है और युवती जो कि मानसिक रूप अवस्था में दिखाई दे रही है, उसका जो मेडिकल परीक्षण कराने तो पुलिस के द्वारा भेजा जा रहा है और युवती के जो घर वाले हैं उनको बुलाकर हुए तहरीर देते हुए उनको जो भी युवक पकड़ा गया उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में अधिकारियों के तमाम दावों के बावजूद शहर में बारिश के दौरान कई जगह जाम लगने से लोग परेशान नजर आए। दबाव रहता है, इसमें हमने एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाते हैं, थाने का भी सहयोग लिया जाता है। हमारी जो हॉट मोबाइल्स हैं, CP यूनिट्स ये है, ये भी लगातार मूवमेंट पर रहती हैं। जहाँ
अगर जहाँ भी कहीं प्रेशर लगता है तुरंत पहुंचकर उसको ठीक किया जाए। यूपी के कानपुर देहात में 9वीं क्लास की एक छात्रा ने सिपाही पर रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद आरोपी सिपाही पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के कल्याण में एक महिला से छेड़खानी के आरोप में एक तांत्रिक और उसके साथी कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में एक ट्रेन को अचानक रोककर ट्रेन ड्राइवर पटरियों पर पेशाब करने लगा। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मचा है, क्योंकि ट्रेन को किसी तकनीकी वजह से नहीं रोका गया था, बल्कि ड्राइवर ने पेशाब करने के लिए ही ट्रेन अचानक रोक दी। सामने से एक आदमी ने रुकी हुई ट्रेन के आगे ही पटरियों पर पेशाब करते हुए ड्राइवर का वीडियो बना लिया। अरे तो ड्राइवर लगता है। ड्राइवर ट्रेन के आगे अभी खड़ा ही था कि बगल वाली पटरी से एक दूसरी ट्रेन सामने से आई और गुजर गई, लेकिन ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी ट्रेन के चले जाने के बाद ड्राइवर आराम से इंजन के दरवाजे तक आया और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। इसके बाद ट्रेन आगे की ओर बढ़ गई। वीडियो से साफ पता चला कि ट्रेन को किसी तकनीकी वजह या रेड सिग्नल की वजह से नहीं रोका गया था, बल्कि ड्राइवर ने पेशाब करने के लिए ट्रेन रोकी थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सेंट्रल रेलवे ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की जांच करने का दावा किया है। जांच में दोषी पाए जाने पर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस चौंकाने वाली घटना का दूसरा पहलू ये भी है कि ट्रेनों के इंजन में टॉयलेट नहीं होते। अगर किसी ट्रेन ड्राइवर को शौच जाना होता है तो वो कंट्रोल रूम को सूचना देता है। इसके बाद ट्रेन ड्राइवर अगले बड़े स्टेशन पर शौच के लिए जा सकता है। रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर ट्रेन बीच में किसी भी वजह से रोकी जाती है तो इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को देनी होती है। इसके अलावा ट्रेन को ऐसी जगह रोकना होता है जहां किसी और ट्रेन के आने का खतरा न हो। अगर मुंबई जा रही इस ट्रेन के ड्राइवर ने नियमों का पालन नहीं किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोकते हुए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम आगे कर दिया है। हालांकि लंबी तनातनी के बाद शिवसेना और बीजेपी ने 2019 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के लिए आदित्य ठाकरे के नाम का समर्थन कर बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी। शिवसेनेचं नाहीये की महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री पदासाठी किंवा राज्याचं नेतृत्व करण्यासाठी एका नव्या उमद्या चेहऱ्याची गरज आहे आणि ते नेतृत्व शिवसेनेमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये आदित्य ठाकरे यांचं आहे। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में सीटों का बराबर बंटवारा हो सकता है। ऐसे में शिवसेना मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदारी कर सकती है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। 2014 में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन साथ में मिलकर सरकार बनाई थी। चुनाव के बाद बड़ी पार्टी होने के आधार पर शिवसेना सीएम पद की मांग जोर शोर से उठाएगी। इसके लिए पार्टी ने अभी से आदित्य ठाकरे का नाम चर्चा में आगे कर दिया है। पाहूना महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री पद हे शिवसेनेकडे असणं म्हणजे ते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे असणं असं नाही। पण याबाबत शेवटी असं आहे की हा युतीचा एक धर्म म्हणून मी सांगतो की आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वात ते सगळे गुण आहेत। इस बीच शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे की जन आशीर्वाद यात्रा जलगांव जिले से शुरू हो गई। जलगांव के बाद आदित्य ठाकरे की धुले, नासिक और अहमदनगर में रैलियां होंगी। इस यात्रा का मकसद विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी कामयाबी दिलाना बताया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के लोगों से आशीर्वाद मांगा और विधानसभा चुनाव में राज्य को भगवा रंग में रंग देने की उम्मीद जताई। पश्चिम बंगाल की 3 तलाक याचिकाकर्ता बीजेपी नेता इशरत जहां एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार इशरत जहां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें हिजाब में हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से धमकियां दी जा रही हैं। क्योंकि इशरत जहां ने दावा किया कि एक धार्मिक कार्य में उन्होंने हिजाब में हनुमान चालीसा पढ़ी और बांटी, इसी वजह से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। इशरत ने मकान मालिक और अपने बहनोई पर उन्हें धमकाने और जबरदस्ती मकान खाली करवाने का आरोप भी लगाया। मेरे मोहल्ले वाले जितने लोग थे सभी लोग इकट्ठे थे वहाँ पे। मैं जब आ रही थी अपने बेटे के स्कूल से, सभी ने ये बोल रहा था घर से निकालो, मोहल्ले से निकालो, यहाँ पे रहने का। मेरे मोहल्ले वाले जितने लोग थे सभी लोग इकट्ठे थे वहाँ पे। मैं जब आ रही थी अपने बेटे के स्कूल से, सभी ने ये बोल रहा था घर से निकालो, मोहल्ले से निकालो, यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है, यहाँ पे हनुमान चालीसा में जाती है। बहुत सारी बातें वो लोग बोल रहे थे। हालांकि इशरत जहां के आरोपों को उनके रिश्तेदारों ने सिरे से खारिज कर दिया और इशरत को झूठा बताया।
ये जो इसने जहाँ हल्ला किए वो सरासरी गलत है। न उसको कोई लैंडलॉर्ड, न कोई बाहर के आदमी, न मैं, समझे, कोई उसको न मारने गया न घर से भगाने गया। हालांकि इशरत जहां की ओर से लिखवाई गई शिकायत पर पुलिस ने जांच का भरोसा दिया और दोषी पर कार्रवाई की बात कही। इशरत जहां खुद 3 तलाक पीड़ित हैं, वो उन 5 याचिकाकर्ताओं में से भी एक हैं जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इशरत को उनके पति ने 2014 में दुबई से फोन कर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया था। इस बीच इशरत जहां को बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेताओं का साथ मिला और उन्होंने बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज बंगाल की सरकार में जो हिंदुओं की बात करेगी, देवी देवताओं की बात करेगी, उसे बंगाल छोड़ देना पड़ेगा। मकान मालिक तक दहशत में है वहां का। इशरत जहां के मकान मालिक इसलिए खाली करवा रहे कि वहां की सरकार ममता बनर्जी किम जोंग की सरकार है, जो विरोध में बोलने पर उसे प्रताड़ना करना पड़ता है। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने बताया कि केंद्र की मंजूरी से जल्दी की कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री खोल दी जाएगी और वहां रहने वालों को मालिकाना हक मिलेगा। आज मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि कल शाम को केंद्र सरकार की ओर से उस प्रस्ताव पर बहुत पॉजिटिव जवाब आया है। केंद्र सरकार कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के लिए तैयार है। जो बरसों बरसों का सपना था इन कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोगों का कि अपने अपने मकान का मालिकाना हक मिले, वो सपना उनकी सरकार अब बहुत जल्द पूरा करने जा रही है। अभी तक आपने एटीएम से पैसे, दूध और खाने पीने की चीजें मिलती देखी होगी, लेकिन अब तमिलनाडु सरकार तैयारी कर रही है कि लोगों को एटीएम से ही दवा भी दी जा सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने बताया कि जल्द ही सरकार लोगों को एटीएम जैसी मशीनों से दवाएं भी मुहैया कराएगी। शुरुआत में तमिलनाडु में 32 जगहों पर ये दवा की एटीएम मशीनें लगाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक इन मशीनों में टीवी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की दवाएं मिलेंगी। बताया गया कि प्रेस्क्रिप्शन पेपर पर लगे एक क्यूआर कोड को स्कैन करके मशीन सही दवा देगी, जिसकी वजह से मरीजों को दवा के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पलानीसामी ने बताया कि 32 जगहों पर इन मशीनों को लगाने का खर्च करीब 80 लाख रुपए आएगा। रोहित शेखर मर्डर केस में क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट फाइल कर दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर मर्डर केस में आरोपी पत्नी अपूर्वा शुक्ला के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट फाइल कर दी। गुजरात की वलसाड कोर्ट ने फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में जिग्नेश मेवाणी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मुंबई की ओशिवारा इलाके में शांतिवन नाम की बिल्डिंग में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। गुजरात के राजौला में एक कौवे का आतंक देखने को मिला, जहां कौवा मोहल्ले से गुजरने वाले हर शख्स पर हमला करता दिखाई दिया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन में भक्तों की भीड़ देखते हुए विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 318 अंक की गिरावट के साथ 38,897 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 90 अंक लुढ़ककर 11,569 पर बंद हुआ। हरियाणा के करनाल में कुछ किन्नरों ने हाईवे पर एक ढाबे के पास 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की है। किन्नरों का एक तांडव, इसका वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें किन्नर 2 युवकों को बर्बर तरीके से पीटते नजर आए। किन्नरों पर गुस्सा इस कदर हावी था कि लाठी, कुर्सी समेत जो भी सामान उनके हाथ में आया उसी से युवकों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा किन्नर ढाबे पर खाना खाने गए थे और तभी 2 युवकों से उनकी नोकझोंक हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। किन्नर 2 अलग अलग ग्रुप में बंट गए। एक ग्रुप ने एक युवक को दौड़ाया तो वो अपनी जान बचाने के लिए कार में बैठ गया, लेकिन किन्नरों ने उसे वहां भी काफी मारा, लेकिन किसी तरह उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। जिसके बाद सभी किन्नरों ने मिलकर उसके साथी को तब तक बेरहमी से पीटा जब तक वो खून से लथपथ नहीं हो गया। हालांकि पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद मारपीट के सभी आरोपी किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है। हमें सूचना मिली थी कि चढ़ती किनारा ढाबा के पास झगड़ा हुआ है, तो मौके पे एएसआई चंदन गए थे और जो किन्नर थे उनको ले आए थे वहां से कस्टडी में, लेकिन तब से लेकर अभी तक हमारे को ना तो कोई कंप्लेंट मिली है।
करीब एक हफ्ते पहले हुई इस पूरी घटना का पता सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से चला। अमेरिका के मैरीलैंड में एक छोटा प्लेन अचानक समंदर में गिर गया, जिसके बाद समंदर किनारे खड़े लोग घबराकर भागने लगे तो कुछ लोगों ने वहीं खड़े होकर इस नजारे को देखा और अपने कैमरे में कैद कर लिया। समंदर में गिरने के बाद प्लेन कुछ देर तो पानी में ही गोते लगाता रहा और फिर धीरे धीरे पानी में डूब गया। जानकारी के मुताबिक इस प्लेन को 23 साल का पायलट ट्रेवर एच उड़ा रहा था और उसने ओशन सिटी एयरपोर्ट के लिए वर्जीनिया के रीड वैली से उड़ान भरी थी। लेकिन जैसे ही वो मैरीलैंड शहर पहुंचा, उसे प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ी लगी। ऐसे में जब उसे समंदर नजर आया तो पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन की समंदर में इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्लेन में सवार पायलट का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही प्लेन में आखिर गड़बड़ी कैसे आई, इसकी भी जांच चल रही है। कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार का बहुमत परीक्षण हंगामेदार रहा। हालांकि आज सदन में वोटिंग नहीं हुई। विधायकों के इस्तीफे के बाद कुमारस्वामी सरकार शक्ति परीक्षण के लिए सामने आई, लेकिन विश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए 2 दिन तय किए गए, यानी गुरुवार के अलावा शुक्रवार को भी सदन में सिर्फ चर्चा होगी, वोटिंग नहीं होगी। इसके अलावा शनिवार और रविवार को सदन में काम नहीं होगा। इस तरह कुमारस्वामी सरकार ने 4 दिनों तक अपनी सरकार को बचाए रखने का इंतजाम कर लिया है। लेकिन सरकार के इस दावे के बाद बीजेपी भी सक्रिय हुई। उसने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल ने 1 दिन में ही वोटिंग कराने के लिए स्पीकर को पत्र भी लिखा, लेकिन स्पीकर ने विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया। गठबंधन सरकार के रवैये का बीजेपी ने विरोध जाहिर किया है। बीजेपी नेता ने आज की रात विधानसभा में ठहरकर विरोध जताने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस के 15 बागी विधायक सदन में नहीं पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस और 2 और विधायक भी सदन से गायब रहे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बागी विधायकों को सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बागी विधायकों की गैर मौजूदगी में सदन की संख्या बल 209 हो जाएगा, जिसमें बहुमत के लिए 105 विधायकों की जरूरत होगी। गठबंधन के पास फिलहाल 102 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 107 का आंकड़ा है। कि जल्दी से जल्द संविधान को दरकिनार कर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पर निर्णय हो, और कांग्रेस का यह मानना है कि 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार कर पार्टियों के विप इशू करने और विप एनफोर्स करने के राइट को दरकिनार कर कोई वैध वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। इटली के खेत में पहली बार चांद पर कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग की तस्वीर बनाकर उन्हें याद किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग के नेतृत्व में किसी इंसान ने पहली बार साल 1969 में चांद पर कदम रखा था, जिसके 50 साल पूरे होने पर दुनिया भर के लोग अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग को अपने अपने तरीके से याद करने में जुटे। इटली में भी नील आर्मस्ट्रांग को याद करने के लिए कलाकार डेरियन गैब्रियल ने एक खेत में उनकी तस्वीर ट्रैक्टर से बनाई। खास बात यह है कि नील आर्मस्ट्रांग की तस्वीर उस वक्त बनाई गई जब सुबह के वक्त आसमान में चांद हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। खेत में नील आर्मस्ट्रांग की तस्वीर के साथ 21 जुलाई 1969 भी लिखा था, जिस दिन उन्होंने चांद पर कदम रखा था। इसके बाद तस्वीर बनाने वाले कलाकार डेरियो गैब्रियल ने कैमरे से अपना वीडियो भी बनाया, जिसमें खेत में बनाई गई तस्वीर धीरे धीरे खुलती हुई बड़ी होती हुई दिखाई दे रही थी। और अब चलते चलते आज का गीत। आज बॉलीवुड की देसी गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा